तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपनी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लेना, पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ टू एंड ओनली टू जनरेटर। यानी कोई भी साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, अब वो साइक्लिक ग्रुप कैसा दिया हुआ है बच्चे? इनफाइनाइट। इसका मतलब जो भी साइक्लिक ग्रुप है उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरम ये वर्ड करवाने वाला है बच्चे। तो ध्यान से सुनो, आपको एक ग्रुप दिया हुआ है जो कि साइक्लिक दिया हुआ है। कहता साइक्लिक ग्रुप ऐसा है जो कि इनफाइनाइट है। इसका मतलब उस साइक्लिक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो हम काउंट नहीं कर पा रहे, गिन नहीं पा रहे कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो कहता ऐसा अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ, देखो एंड ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर होंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल करवाए थे और उसमें प्रूव किया था कि हर ग्रुप के अंदर दो जनरेटर तो होते ही हैं। अगर ए किसी ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा ही होगा। अब वो कह रहा है कि किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ का मतलब दो ही जनरेटर होंगे, एक तो ए और एक ए इनवर्स। उसके अलावा कोई भी और बंदा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कभी भी नहीं बनेगा। यानी जो भी साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर होते हैं, और दो के बारे में हम जानते हैं, सिर्फ ए और ए इनवर्स। यानी हमें इस थ्योरम में कुल मिलाकर दो बातें प्रूव करनी है। अब आप कहोगे दो क्या प्रूव करनी है? एक बात तो ये प्रूव करेंगे कि जो देखो, हमें पता है कि अगर किसी भी साइक्लिक ग्रुप में ए जनरेटर है तो ए इनवर्स तो जनरेटर होगा ही होगा। पर हम उससे पहले ये भी तो शो करेंगे कि वो ए और ए इनवर्स अलग अलग एलिमेंट है, दोनों सेम नहीं है। क्योंकि अगर दोनों सेम ही है फिर तो एक ही जनरेटर हुआ, जबकि हमें थ्योरम में बोला गया है कि दो जनरेटर लेकर आने हैं। तो दो के लिए हम एक जनरेटर मानकर चलेंगे। अब हम जानते हैं कल वाली थ्योरम से भी, अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। पर ए इनवर्स जनरेटर तो होगा, पर अब ये शो तो करना पड़ेगा कि ए और ए इनवर्स अलग अलग एलिमेंट है, दोनों सेम नहीं है। क्योंकि बाय चांस अगर दोनों सेम हुए तो एक ही जनरेटर हुआ ना बच्चे, फिर दो नहीं आए। तो हम ये चीज अगर शो कर देंगे कि ए और ए इनवर्स बराबर नहीं है, अलग अलग एलिमेंट है, तो ऑब्वियस बात है जिस भी सेट में ए जनरेटर होगा उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसका जनरेटर होता ही है। ये हमने एक थ्योरम की थी। तो दो जनरेटर तो आ गए। अब ओनली का मतलब सिर्फ वही दो होंगे, यानी ए और ए इनवर्स ही जनरेटर होंगे, उसके अलावा कोई और जनरेटर नहीं होगा। तो हम फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे अपनी तरफ से कि इसमें शायद एक जनरेटर और है। फिर जब वो अलग से मानकर चलेंगे जनरेटर, लास्ट में जाकर वो रिजल्ट सही नहीं देगा, इसका मतलब वो जनरेटर इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर रहेंगे, वो भी कौन कौन? ए और ए इनवर्स, और थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस थ्योरम में दो बातें प्रूव करेंगे। एक तो ए और ए इनवर्स डिफरेंट एलिमेंट है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि इस ग्रुप में दो जनरेटर तो हैं, ए और ए इनवर्स, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट है तो वो दो जनरेटर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तीसरे के लिए हम खुद मान लेंगे कि एक जनरेटर शायद और है, पर वो जब मानकर चलेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। इसका मतलब वो जनरेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर होते हैं। एक इसमें जो लॉजिक लगेगा बच्चे थ्योरम में, वो कल जाते जाते मैंने आपको नोट लगवाया था कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप में जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा। याद करें आप, मैंने आपको कल नोट लगवाया था कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप में जो जनरेटर का ऑर्डर होगा, पक्की बात है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो अगर अपने पास जनरेटर का ऑर्डर जो कुछ भी आ गया वही ऑर्डर कल वाले नोट से ग्रुप का ऑर्डर रहेगा। और जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप कैसा है? इनफाइनाइट। अब जब ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो भाई? ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी? किसी भी ग्रुप में ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी? उस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट। जब ग्रुप भी इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो गिन ही नहीं पा रहे, तो ग्रुप का ऑर्डर तो फाइनाइट हो ही नहीं सकता। पर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनाइट आएगा। इसका मतलब हमने जो मानना होगा वो गलत मानना होगा। तो देखते हैं कैलकुलेशन बिहाफ पे। पहले लिखने का तरीका, सबसे पहले गिवन है कि कोई ग्रुप है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? लेट जी बी एनी इनफाइनाइट। तो लिखने का तरीका बड़ा सुंदर होना चाहिए, और पेपर में इस थ्योरम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोग अपनी कॉपी में जब ये लाइन लिखो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करोगे और वर्ड को इनफाइनाइट को भी अंडरलाइन करोगे, क्योंकि यही मेन है।
कि हमें जो ग्रुप दिया हुआ है वो इनफाइनाइट है, तो उसका ऑर्डर ही हम नहीं निकाल सकते, पर अपने जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑर्डर निकल जाएगा इस जी का। तो बच्चे वापस जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। अब साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहा है तो पक्की बात है उसमें जनरेटर तो होगा ही होगा, तो हमने लिख दिया कि ए कोई इसका जनरेटर है। तो क्या लिखेंगे, सच दैट, और जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो हमें पता है कि जी को हमें कैसा मानना है, हमने कई थ्योरमों में माना है ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन। वेयर, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप क्वेश्चन में है तो एक जनरेटर तो कम से कम होगा ही होगा, तो ए तो लिख ही दें। वेयर ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी। अब जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, और ऐसे मत लिखो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी, क्योंकि इस बार अपने को जो साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी। तो ए नाम का बंदा हम जनरेटर क्यों मान पाए, क्योंकि जी साइक्लिक है। साइक्लिक है तो उसमें जनरेटर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ही क्या है, अगर जनरेटर है तो वो साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि गिवन है साइक्लिक ग्रुप तो है, तो जनरेटर तो होगा ही होगा। अब अगर ए जनरेटर होगा तो कल वाली थ्योरम से, कल वाली पता नहीं परसों जो भी वीडियो आई थी तुम्हारे पास, अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होता ही होता है। तो लाइन क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तो ये सब चीजें तो गिवन है अभी और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स लिख रहे हैं। वी नो दैट इफ ए इज जनरेटर ऑफ जी, अगर ए किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी, then A inverse also be a generator of ग्रुप G। तो A इनवर्स भी पक्की बात है इस ग्रुप G का क्या होगा, जनरेटर। अब A इनवर्स भी जनरेटर होगा तो कुल मिलाकर हमें दो जनरेटर तो दिख रहे हैं, A और A इनवर्स, पर फिर भी हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों बंदे अलग अलग हैं, क्योंकि बाय चांस अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हुए फिर तो एक ही जनरेटर हुआ, जबकि थ्योरम में ये भी तो बोला गया है कि दो जनरेटर लेकर आओ और सिर्फ दो ही लेकर आओ। तो दो ही लेकर आने के लिए हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग हो गए तो इसका मतलब दो जनरेटर तो हैं, फिर प्रूव करना है सिर्फ यही दो हैं, तो फिर तीसरा हम अपनी मर्जी से मानकर चलेंगे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो ये तो लिख दिया कंक्लूजन से। तो ए भी अब जनरेटर आ चुका है और ए इनवर्स भी अब जनरेटर आ चुका है। उसके बाद टू प्रूव वाली लाइन लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने में ये पूरी लाइन लिख दो, एवरी इनफाइनाइट। तो बच्चे इस बुक में नंबर लेने का बस तरीका लिखने का है, रिप्रेजेंटेशन का है। जितना सुंदर आप लिख कर आओगे उतने ही बेटर नंबर मिलेंगे आपको। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर। हमें लाइन सिद्ध करनी है कि इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर होंगे। अब ये लाइन को प्रूव करने का मतलब, दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें दो बातें सिद्ध करनी होगी। फर्स्ट नंबर पे तो आप लिखोगे ए और ए इनवर्स जो हम जनरेटर शो कर चुके हैं वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट है तभी दो जनरेटर बनेंगे। तो पहली बात तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए और ए इनवर्स बराबर नहीं है, और दूसरे पे प्रूव करेंगे देयर एग्जिस्ट नो अदर जनरेटर इन जी अदर देन ए एंड ए इनवर्स। इस लाइन का मीनिंग समझो। इस लाइन में मैंने ये लिखा है कि हमें ये भी प्रूव करना है कि जी में फिर कोई और जनरेटर एग्जिस्ट ना करे, किसको छोड़कर, ए और ए इनवर्स को छोड़कर। यानी ए और ए इनवर्स तो जनरेटर बने पर उसके अलावा कोई और जनरेटर ना बने, ये भी हमें शो करना पड़ेगा। तो ये दो लाइनें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। तो लिखेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ए और ए इनवर्स आपस में इक्वल नहीं है। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये प्रूव करने का कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चे तुमने सुना हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं, जो चीज प्रूव करनी होती है उसका उल्टा मानते हैं। प्रूव तो ये करना है कि ये दोनों डिफरेंट है, पर हम कहेंगे हमारे हिसाब से ये दोनों इक्वल है।
फिर उससे जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। इसका मतलब हमने जो मानना वो गलत मानना, तो हमने गलत क्या माना था कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब दो जनरेटर तो जी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट, बारी बारी कह रहा हूं, इनफाइनाइट वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लेना। पूरी थ्योरम उस वर्ड के ऊपर टिकी है, पेपर में देखते ही पहचान जाओगे ये वो वाली थ्योरम है। तो बच्चे इसके बाद लाइन लिख रहे हैं एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे पास तरीका ही नहीं था इसको ये प्रूव करने का कि ये इक्वल नहीं है, तो हमने उल्टा मान लिया, हमने कहा हमारे हिसाब से इक्वल है। तो लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो हमने मान लिया कि ये हमारे हिसाब से क्या है बच्चे, इक्वल। अब ए और ए इनवर्स को हमने अपनी तरफ से इक्वल मान लिया। अब बच्चे ना मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना है। अब तुम ग्रुप थ्योरी इतनी पढ़ चुके हो तो तुम्हें इतना समझ तो आना चाहिए, अगर इसको ई बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, तो इसको ए चाहिए। तो अपने दोनों तरफ ए का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ ए एलिमेंट का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे ही ए का मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू ए, और यहां पर भी a इंटू ए इनवर्स, तो दोनों के मैंने लेफ्ट हैंड साइड में a का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि जी ग्रुप तो है, साइक्लिक के साथ ग्रुप भी तो है, और ग्रुप है तो उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगेगी, तो एलिमेंट इंटू इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां पर साइड में रीजन देंगे बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आप इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज कर दो, और इनवर्स प्रॉपर्टी का जैसे ही आप यूज करोगे तो ए इनवर्स को क्या लिख दोगे आप, ई। तो बच्चे a इंटू ए तो बन गया ए स्क्वायर, और a इंटू ए इनवर्स क्या बन गया बच्चे, e। इतना बनने के बाद बच्चे याद करो, तुम्हें मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, तो मैं यहां पर लिखता हूं, अगर a की पावर n इक्वल टू ई होता है तो आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। ये जो n होता है वो यहां आ जाता है, और वही a एलिमेंट का क्या होता है, ऑर्डर। यानी आपने डेफिनेशन ये पढ़ी थी, ए की ऐसी लीस्ट पॉजिटिव पावर क्या करें कि इक्वल टू में आइडेंटिटी मिल जाए, और जैसे ही वो आप लीस्ट पॉजिटिव पावर करते हो तो वही उस ए एलिमेंट का क्या होता है, ऑर्डर। तो बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी यहां यूज कर रहा हूं, ए की पावर कुछ इज इक्वल टू ई, ए की पावर कुछ इज इक्वल टू ई, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल टू ये वाला कुछ। तो बच्चे इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ गया, 2। तो आप इस वाले नोट को जब इसके साथ इंप्लीमेंट करोगे तो ये लाइन लिख सकते हो, तो ऑर्डर ऑफ ए, n में तुम्हें कितना दिख रहा है, 2, तो यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो बच्चे तुमने तरीके से कैलकुलेशन करते हुए जब तुमने उल्टा मान लिया कि a और a इनवर्स बराबर है, तो अपने आप कैलकुलेशन करते करते ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2। और ऊपर ध्यान से देखो, तुम कुछ लिख कर बैठे हो। तुम क्या लिख कर बैठे हो कि इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी का ए तो जनरेटर है ही, और कल आपको नोट लगवाया था कि जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो बच्चे ए जो है वो जनरेटर है हमारा क्वेश्चन में, और ए का जो भी ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा, तो तुम्हारे ग्रुप का ऑर्डर तो 2 आ गया। जबकि आपको जो ग्रुप दिया हुआ है वो तो इनफाइनाइट है, तो उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिन ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारे ग्रुप का ऑर्डर तो फाइनाइट आ गया, 2 आ गया, जिसका मतलब तुम्हारे ग्रुप में तो सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो बच्चे जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी ग्रुप है वो कैसा है, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। हमने गलत क्या माना था कि a और a इनवर्स बराबर है, इसका मतलब a और a इनवर्स बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 2 अलग अलग एलिमेंट है, और हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में अगर a जनरेटर होता है तो a इनवर्स तो जनरेटर होगा ही होगा, और ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है। इसका मतलब इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में 2 जनरेटर तो दिख गए, a और a इनवर्स। अब सिर्फ इतना प्रूव करना है कि सिर्फ यही 2 होंगे, उसके अलावा कोई और जनरेटर नहीं होगा। तो पहले तो इसके बाद की लाइनें कंप्लीट करके लिखते हैं। तो बच्चे इसके बाद लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 2 आ चुका है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट। तो इसके नीचे की लाइन मैं ऊपर से लाइनें मिटोकर लिख रहा हूं, और ये इक्वेशन 1 याद रखना जिसमें सिर्फ इनफाइनाइट वर्ड का मतलब है। तो बच्चे मैं लिखता हूं मिटोकर, तो उसके नीचे आप लाइनें लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप
कल हमने नोट पढ़ा था बच्चे, उस नोट का मैंने कहा भी था यूज करवाऊंगा। तो किसी भी जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है, और ए हमारा क्वेश्चन में क्या है, जनरेटर। तो रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि ए इज द जनरेटर ऑफ, ए को हम मानकर चले हैं कि वो हमारे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का क्या है, जनरेटर। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी, और अगर ए को हम जनरेटर मानकर चले हैं तो ए का ऑर्डर कितना आया है, 2। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर 2 आया है तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर और ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दैट मीन्स आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना आ गया, 2। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 का मतलब आपका ग्रुप तो फाइनाइट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप गिन पा रहे हो, जबकि हमें ग्रुप कैसा दिया हुआ है, इनफाइनाइट। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज, बट। तो इसके बाद मैं ये सारी लाइनें मिटो रहा हूं बच्चे, तो आपने नोट कर ली होगी। तो इसके बाद आप लिखेंगे बट ग्रुप जी इज इनफाइनाइट, ग्रुप जी इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी जो है वो कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप। और अगर इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिन ही नहीं सकते, पर आपने तो गिन दिए, तो इसका मतलब आपने जो मानना वो गलत माना। तो आप क्या लिखोगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हम तो गिन पा रहे हैं जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है गिन ही नहीं पाओगे, इनफाइनाइट है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब हमने जो मानना वो गलत माना, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो बच्चे सही बात क्या है, दैट मीन्स ए और ए इनवर्स अलग अलग हैं, और ए और ए इनवर्स अगर अलग अलग हैं तो ए अगर किसी सेट का जनरेटर होता है तो ए इनवर्स तो जनरेटर होता ही होता है। तो आप कह सकते हो दैट मीन्स इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर, मैंने ओनली वर्ड नहीं लगाया, हैज 2 जनरेटर ए एंड ए इनवर्स। तो एक लाइन तो सिद्ध हो गई कि इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास 2 जनरेटर तो हैं। ओनली वर्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी ओनली तो प्रूव नहीं किया, तो इसके पास 2 जनरेटर तो हैं बच्चे, कौन कौन से, ए और ए इनवर्स। इतनी बात तो सिद्ध हो गई। अब प्रूव करना है सिर्फ यही 2 होंगे, तो अब लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव, या सीधा लिखें टू प्रूव। अब हम सिद्ध करेंगे इट हैज, इट किसके लिए है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी के लिए, इट हैज ओनली 2 जनरेटर। अब ओनली वर्ड का मतलब समझाएंगे, इट हैज ओनली 2 जनरेटर, कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने जनरेटर होंगे, 2 ही होंगे। इट हैज ओनली 2 जनरेटर ए एंड ए इनवर्स। अब ये प्रूव करेंगे कि इसके पास सिर्फ यही 2 जनरेटर होंगे, उसके अलावा कोई और जनरेटर बनेगा ही नहीं। अब बच्चे अगर ये बात सिद्ध करनी है कि इसके पास कोई और जनरेटर होगा ही नहीं, तो ऐसा चीज प्रूव करने के लिए आप मानकर चल पड़ो जानबूझ के कि इसके पास शायद कोई और जनरेटर है। यानी अब फिर कॉन्ट्राडिक्शन लगा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब प्रूव तो ये करना है कि इसके पास सिर्फ यही 2 जनरेटर होंगे, पर हम कहेंगे नहीं, हमारे हिसाब से इसके पास शायद एक जनरेटर और है। और बच्चे जनरेटर का मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा जो उस सेट के हर एलिमेंट को जनरेट कर दे। और जो जनरेटर बनता है वो ऐसा एलिमेंट होता है जो खुद भी तो सेट में होता है। जैसे कल चेक कर लो, एक ग्रुप था 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो तुमने कहा था कि आयोटा उस ग्रुप का जनरेटर है। अगर आयोटा उस ग्रुप का जनरेटर है तो आयोटा खुद भी तो उसमें होता है। तो अगर आप अब अपनी मर्जी से कोई और जनरेटर मानकर चलोगे तो, और ए क्वेश्चन में जनरेटर मानना ही हुआ है, ए को तो मना कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रूव हो चुका है कि इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास 2 जनरेटर तो हैं ही। कौन कौन से, ए और ए इनवर्स, ये तो बन चुके हैं। तो बच्चे खुद सोचो, अगर ए और ए इनवर्स इस ग्रुप के जनरेटर हैं तो वो भी तो सेट में होंगे। हमारे पास जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा उसमें ए और ए इनवर्स तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि जो भी बंदा जनरेटर होता है वो खुद भी तो सेट में होता ही है। और अब मैं अपनी तरफ से मानकर चल रहा हूं इस बात को प्रूव करने के लिए कि इसमें सिर्फ 2 ही जनरेटर हो, तो मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से इसमें तीसरा बंदा और जनरेटर है। तो रैंडमली किसी तीसरे बंदे को जनरेटर बना रहा हूं, पर वो जो रिजल्ट देगा वो सही नहीं देगा। इसका मतलब कोई और जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रूव हो जाएगा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनरेटर होंगे। तो बच्चे इसके बाद लिखते हैं लेट इफ पॉसिबल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ही लगा रहे हैं। क्या लिखा हमने, यदि संभव हो तो प्रूव करना है सिर्फ यही 2 होंगे। हमने कहा नहीं, हमारे हिसाब से एक कोई a की पावर m जो कि g का कोई एलिमेंट होगा इज जनरेटर ऑफ g।
हमने मान लिया कि शायद कोई a की पावर m नाम का एलिमेंट b है। अब तुम कहोगे ऐसा कोई जनरेटर क्यों मानना है? तो बच्चे ऐसा ही मानना है क्योंकि देख लो जो भी जनरेटर होते हैं a की पावर 1, यानी यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू 1 है, पूर्णांक 1 है, और यहाँ पर पूर्णांक -1 है, तो a की कुछ ना कुछ पावर के रूप में होते हैं। क्योंकि हम जनरेटर बोलते किसको है कि कोई ऐसा बंदा जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर पूरा का पूरा सेट जनरेट हो जाए। तो हमने फिर उसी फॉर्म में मान लिया। तो हमने क्या माना, लेट इफ पॉसिबल a की पावर m नाम का कोई एलिमेंट g में है जो भी क्या बनने को तैयार है, जनरेटर ऑफ g, वेयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जहां पर हमने मान लिया m ± 1 के इक्वल नहीं है। अब ये क्यों माना? तभी तो ये अलग होगा, क्योंकि दो जनरेटर तो आ चुके हैं। a की पावर, ये देखो एक्चुअल में a की पावर कितनी है 1, और ये a की पावर कितनी है -1, यानी m जो तुम्हें दिख रहा है ऊपर वो 1 और -1 तो दिख ही रहा है। तो अपने को अब अगर अलग से किसी बंदे को जनरेटर मानना है तो हमने a की पावर m को जनरेटर मानना, तो जहां पर लिखना तो पड़ेगा कि m ना तो +1 हो सकता ना -1, क्योंकि अगर +1 हुआ फिर तो यही हो गया, और अगर -1 हुआ तो वो वाला हो गया। तो फिर तो सेम ही मानकर चले हैं, फिर अलग क्या मानकर चले हैं? तो हमने अलग सा कुछ माना, इन दोनों से डिफरेंट माना कि हमारे हिसाब से शायद तीसरा जनरेटर b है जो इन दोनों से डिफरेंट है। तो हमने कहा a की पावर m कोई जनरेटर है जहां पर m की वैल्यू +-1 नहीं है, जहां पर m की वैल्यू +-1 नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो जनरेटर मानना है वो इन दोनों से डिफरेंट मानना है, ये बात तो पक्की है। अब बच्चे सोचें ध्यान से, अगर तुमने इस बंदे को जनरेटर मानना है, और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में a नाम का जनरेटर तो है ही, अगर a जनरेटर है तो साथ के साथ वो एलिमेंट भी तो g में है, तो बच्चे a की पावर m अगर जनरेटर है तो a की पावर m की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर करने पर a एलिमेंट बनेगा ही बनेगा। क्योंकि अगर इसको जनरेटर बनना है तो इसको ग्रुप g के सारे एलिमेंट बनाकर दिखाने पड़ेंगे। अब सारे एलिमेंट में तो पता नहीं कौन कौन से हैं, पर इतनी बात श्योर है कि क्वेश्चन में a जनरेटर बन चुका है, तो a एलिमेंट तो सेट में है, तो a एलिमेंट इसको बनाकर देना पड़ेगा अगर इसको जनरेटर बनना है। क्योंकि जनरेटर का मतलब यही होता है कि ऐसा बंदा जनरेटर बोला जाता है जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर उस सेट के हर एक एलिमेंट को बनाया जा सके। अब हर एलिमेंट में तो मुझे पता नहीं कौन कौन है, पर एक एलिमेंट तो मुझे पक्का पता है, इसमें है a तो है ही। अगर ग्रुप g में a प्रेजेंट है तो इसको a बनाकर दिखाना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता ये a कैसे बनाएगा, पर ये जनरेटर है तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ इंटीजर पावर करने पर a बन गया होगा। तो हमने मान लिया लेट a की पावर m तो एलिमेंट है, क्योंकि इसको जनरेटर मानना है तो मानना इसकी पावर कुछ ना कुछ इंटीजर की, कुछ ना कुछ इंटीजर पावर क्या की n, और जिसको करने पर मुझे क्या एलिमेंट मिल गया, a एलिमेंट मिल गया। और a बनेगा ही बनेगा, क्यों? क्योंकि a क्वेश्चन में जनरेटर है तो वो खुद भी तो सेट में होगा। और अब हम मानकर चले हैं कि ये भी जनरेटर है। अगर ये जनरेटर है तो इसको g के हर एलिमेंट को बनाना पड़ेगा, तो इसको a को भी बनाकर दिखाना पड़ेगा। अब ये a को कैसे बनाएगा? तो हमने क्या मान लिया कि इसकी शायद कुछ ना कुछ इंटीजर पावर n करने पर मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, वो a एलिमेंट मिल जाएगा। और जहां पर लिखेंगे m भी एक इंटीजर ही है, ये जो पावरें होती है वो इंटीजर ही तो होती हैं। जनरेटर की पावर, हम जनरेटर किसको बोलते हैं, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर पावर करने पर उस सेट के सारे एलिमेंट मिल जाएं। तो m भी एज अ इंटीजर है, और ये n भी हमने क्या ही मानना है, इंटीजर मानना है, कोई ना कोई एक फिक्स इंटीजर होगा। भाई हमें नहीं पता a की पावर m क्या है, बस इतना पता है m +-1 नहीं है। तो इसको मार्क करना चाहो तो इक्वेशन 2 मार्क कर देना। और यहां पर देखें, हमने बोल दिया कि a की पावर m अगर जनरेटर मानकर चले हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इंटीजर पावर करने पर a एलिमेंट भी जनरेट हुआ होगा। तो a की पावर m की पावर n करने पर मैंने मान लिया a एलिमेंट जनरेट हुआ होगा। अब बच्चे दोनों तरफ मैं a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी अभी मैंने a का किया था, अब a इनवर्स का कर रहा हूं। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ a इनवर्स का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे ही a इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो a m n इंटू a इनवर्स, इधर भी a इंटू a इनवर्स। बच्चे ग्रुप तो दिया ही हुआ है तो आइडेंटिटी इनवर्स लो लगा दो। तो क्या लिखोगे, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी a इंटू a इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चे, e। तो ये तो बन गया जी e, और ये दोनों को कनेक्ट कर दो, बेस से में पावर जुड़ जाएंगी। तो बच्चे इसको चाहिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, पहले एम एन को एक साथ लिख दो, एम एन इंटू ए इनवर्स।
अब दोनों के बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो a की पावर क्या हो जाएगी mn माइनस 1। तो मैं नीचे लिखता हूँ, तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चे वहाँ मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, तो आपको शायद बातें समझ में आ रही होंगी। तो बच्चे इनमें बेस सेम है तो पावर जोड़ रहा हूँ, तो मैं ऊपर से लाइनें मिटो रहा हूँ। तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो दैट मिलाकर कुल मिलाकर a की पावर, इस स्टेप को लिख सकते हो a की पावर mn माइनस 1 इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चे e। अब फिर वही वाली प्रॉपर्टी बच्चे जो भी अभी लगाई थी, अगर a की पावर n इक्वल टू e होता है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना होता है n। ये पूरा a हो गया, n के अंदर ये पूरी चीज आ गई, a की पावर n इक्वल टू e, तो आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया mn माइनस 1। बच्चे m और n क्या है, कोई ना कोई फिक्स इंटीजर, क्योंकि बच्चे m कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही प्लस माइनस 1 नहीं है, 2 3 4 5 कुछ ना कुछ फिक्स होगा, और फिर उस फिक्स की कोई ना कोई फिक्स इंटीजर पावर करने पर मुझे a मिला होगा। तो कुल मिलाकर m और n कोई फिक्स इंटीजर है, उन फिक्स इंटीजर मान लो m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, एज एजम्पशन मान लिया, तो ये 6 बना, 6 माइनस 1 5। कुल मिलाकर ये जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ये बात पक्की है, क्योंकि m और n एक फिक्स इंटीजर होंगे तभी तो ये सारी चीजें बनी हुई होंगी। m और n फिक्स इंटीजर होंगे तो ये फिक्स में से अगर 1 को घटाएंगे तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक फिक्स वैल्यू होगी, पता नहीं कितनी होगी, 5 7 10 8, पर पता है कि ये एक फाइनाइट ऑर्डर आएगा, तो इसके इक्वल टू में आप लिख दो फाइनाइट। फिर वही नोट, क्या वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आपको कल परसों मैंने प्रूव करवाया था ये चीज। तो बच्चे जनरेटर ए को हम क्वेश्चन में क्या मानकर चले हैं जनरेटर, और ए का ऑर्डर कितना है mn माइनस 1, तो आप क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए mn माइनस 1 है, तो जो जनरेटर का ऑर्डर वही ग्रुप का ऑर्डर, तो ग्रुप का ऑर्डर भी यही हो गया। और ग्रुप का ऑर्डर ये आने का मतलब, तो यहां से लाइन क्या लिखोगे, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ गया mn माइनस 1, और mn माइनस 1 कैसी वैल्यू है फाइनाइट, तो आपके ग्रुप का ऑर्डर तो फाइनाइट आ गया, इसका मतलब आप तो ग्रुप में एलिमेंट गिन पा रहे हो, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप तो इनफाइनाइट है। तो आप क्या लिखोगे रीजन में, क्योंकि G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिन ही नहीं सकते हम, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, पर हमारी कैलकुलेशन के दौरान तो ये फाइनाइट आ गया, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो क्या लिखेंगे आप, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हम तो गिन ही नहीं सकते, हमने तो गिन दिए, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है। सो अवर एजम्पशन इज रोंग, तो हमने जो माना वो गलत माना, सो अवर एजम्पशन इज रोंग, हमने जो भी माना वो गलत माना। तो सही बात क्या है कि ये a की पावर m जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता, ये a की पावर m जो है, जहां पर m की वैल्यू क्या नहीं है प्लस माइनस 1 नहीं है, यानी ना तो ये a था और ना ही ये a इनवर्स था, उसके अलावा ही हम कुछ जनरेटर मानकर चले थे, और वो करते करते जब कैलकुलेशन की तो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट आ गया, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप तो इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब हमने जो चीज मानी वो गलत मानी। तो हमने गलत क्या माना था कि कोई a की पावर m जनरेटर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कोई भी और जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के अलावा हो। तो आप क्या लिखेंगे, सो a की पावर m इज नॉट अ जनरेटर ऑफ, नॉट अ, तो सही बात ये प्रूव हो गया कि ये एक जनरेटर नहीं बनेगा, जनरेटर ऑफ g, वेयर जरूरी लिखना है m की वैल्यू प्लस माइनस जहां पर 1 के बराबर ना हो। तो ऐसा कोई जनरेटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो m बराबर प्लस माइनस 1 के अलावा हो, यानी m की वैल्यू 2 3 4 या -2 -3 -4 हो, तो ऐसा कोई जनरेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ दो ही कर रहे हैं। जब m की वैल्यू +1 रखोगे तो a, और m की वैल्यू -1 रखोगे तो a इनवर्स। तो बस अब तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखनी है, वो लाइन लिख दो, दैट मीन्स, तो इसके बाद लाइन लिखें बच्चे, दैट मीन्स एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज ओनली 2 जनरेटर, दैट मीन्स एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़े कंपटीशन में काम आने वाली थ्योरम है बच्चे, हैज 2 एंड ओनली 2 जनरेटर। तो सिर्फ 2 ही जनरेटर होते हैं किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास, ब्रैकेट में लिख लेना a और
ए इनवर्स, इसके अलावा कोई और जनरेटर इसमें प्रेजेंट नहीं होता। जब मानकर चले तो फिर रिजल्ट कुछ गलत आया। उसके बाद नोट लगा के कुछ बातें लिख लो, तो कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में करेंगे बच्चे। नोट नंबर 1 में लिखो एनी टू लेफ्ट और ब्रैकेट में लिख लेना राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल को हिंदी में बोलते हैं सेम, एक जैसे, और डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग, जो सेम ना हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। तो बच्चे क्या लिखा मैंने, अब आपको कल परसों लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स बताए थे बच्चे। लेफ्ट कोसेट का मतलब होता है कि जी से जो एलिमेंट मांग रहे हो अगर उसको एच के साथ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस ए एच को क्या बोलते हैं बच्चे, लेफ्ट कोसेट। और बच्चे अगर ए वाला जो एलिमेंट है वो राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलते हैं राइट कोसेट। और ये क्या कहता कि कोई भी दो लेफ्ट या राइट कोसेट या तो सेम होते हैं या डिसजॉइंट। कल आपको एग्जांपल्स करवाए थे और आपने देखा था कि कुछ कोसेट्स सेम आते हैं और कुछ डिफरेंट आते हैं। तो इसका मतलब यही तो लाइन हुई कि कोई दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट या तो सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। कल हमने बहुत से एग्जांपल किए थे जिसमें देखा था कि कुछ तो सेम आ रहे थे और कुछ क्या आ रहे थे, डिफरेंट। तो या तो वो सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई मिक्स सा बन जाए, या तो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। तो बच्चे ये नोट याद रखोगे आप, कल लैग्रांज थ्योरम करवाऊंगा उसके अंदर इस नोट के यूज करेंगे अपने। सेकंड आपको नोट याद रखना है, या ये आप एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा बेटर समझ आएंगी बातें। कोसेट्स के जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं उसमें ध्यान से देखना कि उसके अंदर जो आपने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाए थे बच्चे। अब मेरे को एग्जाम्पल या तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊं तो देखें आप, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था बच्चे आपको, जी एक ग्रुप था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और एच आपको एक सब ग्रुप दिया हुआ था आयोटा और माइनस आयोटा, और आपने इसके कोसेट्स बनाए थे। एच आपको आयोटा और माइनस आयोटा नहीं, 1 और -1 दिया हुआ था। पहला एग्जाम्पल देखना अपनी कॉपियों में। इनके कोसेट्स निकाले थे मैंने, राइट भी और लेफ्ट भी, और आप देख लो इसके जो भी लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स थे जो अलग अलग आए थे उनको आप सबको यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा सेट जी बन जाएगा। इसके तुमने बच्चे दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाए थे, मैं लिख के दिखाता हूं। तुमने इसके दो डिस्टिंक्ट, देखो इसमें h इंटू 1 बराबर आया था h इंटू -1 के, और h इंटू आयोटा बराबर आया था h इंटू माइनस आयोटा के, देख सकते हो अपनी कॉपियों में। और इनकी वैल्यू आई थी बच्चे 1 और -1, और इसकी वैल्यू आई थी आयोटा और माइनस आयोटा। चेक कर लो, ये मैंने निकाला था। अब ये वाला और ये वाले डिस्टिंक्ट है। अब पहले तो इस नोट को समझो, कोई भी दो राइट या लेफ्ट कोसेट या तो सेम होते हैं या डिसजॉइंट। दो राइट, अब इसके लेफ्ट निकालोगे तो वो भी इनके तो क्या थे, इक्वल, और ये आपस में एक दूसरे के क्या है, डिस्टिंक्ट यानी डिसजॉइंट। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर ये आपस में क्या है बच्चे, इक्वल। तो एक तो ये लाइन हो गई, और दूसरी लाइन जो मैं अब नोट में लिख रहा हूं वो क्या, जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनते हैं, चाहे वो राइट वाले हों चाहे वो लेफ्ट वाले हों, अगर उनका यूनियन कर दें, देखो अब इन दो सेटों का अगर यूनियन करोगे तो यूनियन का मतलब होता है सब कुछ लेना। तो जैसे ही आप इन दोनों डिस्टिंक्ट कोसेट्स का यूनियन करोगे तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा चारों एलिमेंट लेंगे, और चारों एलिमेंट बनने का मतलब जी सेट बन गया। तो आप नोट में क्या लिखेंगे कि ग्रुप जी को बनाया जा सकता है सभी डिस्टिंक्ट यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो ये नोट याद रखना बच्चे, इसका कल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्टिंक्ट कोसेट्स, जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे उनका अगर आप यूनियन कर दोगे, ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं आपस में, और इनका अगर आप यूनियन कर दोगे तो ग्रुप के चारों एलिमेंट बन जाएंगे, यानी पूरा ग्रुप बन जाएगा। तो G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स। और इसी के साथ ऑर्डर भी अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, तो लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ G बराबर, अब जैसे उस एग्जांपल की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ H इंटू 1 वाले का यूनियन ऑर्डर ऑफ H इंटू आयोटा वाले का, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो यही दो है ना, चाहे ये वाला का ले लो साथ में, ये तो एक ही बात है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो मैंने इसका और इसका अगर ऑर्डर निकाल लूं तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2, और 2 आपस में जुड़कर कितने बना देंगे, 4। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी याद रखना, इसका यूज अपने करेंगे कल की थ्योरम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल वाली थ्योरम, हो सकता है पेपर में 12 मार्क्स की सेक्शन सी में वो थ्योरम हमें देखने को मिल जाए। थैंक यू।